टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जिसने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में 250% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो रिटर्न्स बहुत लाजवाब हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फ्यूचर में क्या ऐसे ही रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं अगर हम आज अपना पैसा लगाते हैं टाटा स्टील के स्टॉक में। और जो लोगों के पास टाटा स्टील का शेयर रखा हुआ है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ों को अगर उन्हें समझना है तो उन्हें टाटा स्टील की कंपनी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और टाटा स्टील के अलावा ये जो मेटल की इंडस्ट्री है ना, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं टाटा स्टील का एक ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा स्टील के शेयर प्राइस के बारे में। इसका शेयर प्राइस अभी करंटली चल रहा है 1501 रुपए और जो मार्केट कैप है वो 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब मार्केट कैप इतना ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो लार्ज कैप स्टॉक है। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो टाटा स्टील का नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हाँ यार, ये स्टील सेक्टर की कंपनी है या मेटल सेक्टर की कंपनी है। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट्स की तो ये लोग बनाते हैं रीबार्स को, जिसको हम सरिया बोलते हैं। इसके बाद ये लोग ट्यूब्स बनाते हैं, मतलब स्टील के पाइप्स को ये लोग बनाते हैं। इसके बाद जो वायर्स होती हैं स्टील की वो भी ये लोग बनाते हैं। तो ये जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं ना स्टील के, ये मेनली ये लोग बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये लोग बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर, अपना ऑटोमोबाइल, अपना कंस्ट्रक्शन और ऐसे जो भी सेक्टर्स होते हैं ना जहाँ पे स्टील का यूज होता है, उनके लिए ये लोग स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कंपनी बहुत बड़ी है, 1,80,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे सरिया, स्टील के पाइप, ये सारी चीज़ें, अब इसमें से जो 50% प्रोडक्ट्स है ना वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनाने में, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इनको बनाने के लिए, और यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मार्जिन है दोस्तों, जो कि मेरे ख्याल से टाटा स्टील के लिए एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों टाटा स्टील इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जो कि स्टील बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे जिंदल है, यहाँ पे अपोलो है, यहाँ पे महाराष्ट्र सीमलेस है, जो कि स्टील और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे टाटा स्टील के पास ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जो कि इसको दूसरी कंपनी से अलग बनाता है। तो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मेरे हाथ में एक नट है, राइट, ये स्टील का बना हुआ है। तो आप इस स्टील के नट को देख के पहचान सकते हैं कि ये टाटा स्टील का है या जिंदल का है? नहीं ना। इसको देख के आप इसलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि इसमें कहीं भी ब्रांडिंग नहीं है टाटा स्टील की या जिंदल की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टील अपने आप में ही एक रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल से ऐसे नट बोल्ट टाइप के जो फिनिश प्रोडक्ट है ना वो बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है इनके पास, लेकिन एट दी एंड जो ये लोग स्टील बना रहे हैं ये एक्चुअल में एक रॉ मटेरियल है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं एक नट बोल्ट मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे स्टील खरीदना है, तो मैं स्टील खरीदते वक्त ये चीज़ ज़रूर देखूंगा कि मैं जिससे स्टील खरीद रहा हूँ वो मुझे कम कॉस्ट में दे स्टील। और दूसरी चीज़ मैं ये देखूंगा कि यार उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए ना यार। तो यहाँ पे एज अ स्टील मैन्युफैक्चरर मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो मेरी कॉस्ट कम हो या तो मेरी क्वालिटी अच्छी हो। और ये दोनों चीज़ों में टाटा स्टील कहाँ पे खड़ा होता है उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन है वो कैसे काम करता है। तो अब हम सबको पता है कि यार जो स्टील है ना वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है। मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रीज चाहिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए जैसे कि पेट कोक, आयरन ओर, और बहुत सारी मैन पावर चाहिए स्टील को बनाने के लिए। तो स्टील बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल चाहिए, राइट। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट है ना वो एकदम कम से कम हो, राइट। तो यहाँ पे कम कॉस्ट रखने के लिए टाटा स्टील ने क्या किया है कि जो इनकी आयरन ओर्स है ना उनकी खदानें इन्होंने एकदम अपनी फैक्ट्रीज के पास रखी हैं। इनके पास 3 फैक्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, बाकी फॉरेन में और भी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन मेनली 3 फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर हैं। और जो आयरन ओर की खदानें इतना पास है इन फैक्ट्रीज के कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग है ना वो बहुत कम हो जाती है। और अपने ही खदानों से ये लोग आयरन ओर को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा एडवांटेज है टाटा स्टील के लिए,
इसके अलावा दोस्तों टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनके पास स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्केल बहुत ज़्यादा है और लो कॉस्ट प्रोडक्शन है। ये मेरे ख्याल से इस कंपनी का एक्स फैक्टर है जो कि इस कंपनी को दूसरी कंपनी से बहुत हद तक अलग बनाता है, और इसका जो इम्पैक्ट है ना इनके फाइनेंशियल्स पे भी दिखेगा। इसको समझने के लिए हम चलते हैं इनके इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, हमेशा ये कंपनी प्रॉफिट में ही रही है। अगर हम एनुअल बेसिस की बात करें तो यहाँ पर भले ही इस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैं, लेकिन प्रॉफिट में ये कंपनी इसलिए है क्योंकि लो कॉस्ट प्रोडक्शन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज हैं वो हर साल कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, एकदम स्टेबिलिटी जो होती है ना रेवेन्यूज में वो आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे। और स्टेबिलिटी रेवेन्यू में क्यों नहीं है ये जानना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि टाटा स्टील और ओवरऑल मेटल सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है दोस्तों। अब साइक्लिकल सेक्टर में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ इस फोटो के जरिए। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेकार परफॉर्म करती है। तो कभी कभी शेयर का प्राइस एकदम से बढ़ता है, कभी कभी शेयर का प्राइस एकदम से गिरता है। रीजंस बहुत सारे होते हैं, कभी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है। तो साइकिल इस टाइप से काम करती है जहाँ पे स्टॉक कभी कभी अच्छे रिटर्न्स देगा, कभी कभी बहुत बेकार रिटर्न्स देगा। कभी इंडस्ट्री में जो है सप्लाई ज़्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी, कभी डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगी प्रोडक्ट की। तो इस टाइप से साइकिल काम करती है दोस्तों। इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स है ना उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है। अब यहाँ पे टाटा स्टील का जो मेन प्रोडक्ट है वो है स्टील, राइट। और स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो जब प्राइसेस नीचे होते हैं प्रॉफिट गिर जाते हैं, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से स्टेबिलिटी आपको कभी भी इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में नहीं दिखेगी दोस्तों, क्योंकि ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। तो साइक्लिकल स्टॉक्स में कभी कभी इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा बनाते हैं, कभी बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। तो दैट्स हाउ द साइकिल वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। तो हमें हमेशा उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए जब साइकिल का अप ट्रेंड हो, जब साइकिल ऊपर की तरफ जा रही हो तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जब साइकिल नीचे की तरफ आने लगे तब हमें एग्जिट करके निकल जाना चाहिए दोस्तों। तो साइक्लिकल स्टॉक्स में इस टाइप से हम पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हम अभी इस स्टील सेक्टर की जो साइकिल है वहां पे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अभी हम देखने वाले हैं स्टील के प्राइसेस को। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर स्टील के प्राइसेस देख सकते हैं। अभी करंटली स्टील का प्राइस 46 रुपीज चल रहा है दोस्तों, लेकिन 2012 में ये प्राइस 92 रुपीज था। और 2012 में जो ये प्राइस था 92 रुपीज वो गिरते 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 2020 में सिर्फ 15 रुपए रह गया दोस्तों। तो 92 से 15 रुपए, मतलब स्टील के प्राइसेस है ना वो एकदम से बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरे हैं। अब ये स्टील के प्राइस जो गिरे हैं इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो फैक्टर था ना वो था चाइना। चाइना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था स्टील का, इस वजह से जो स्टील के प्राइसेस है ना वो गिर रहे थे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा थी मार्केट के अंदर और डिमांड इतनी थी नहीं स्टील की। इसी वजह से स्टील के प्राइसेस एकदम से गिर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप इस चार्ट पे नजर डालेंगे तो ये जो 2020 में प्राइस है ना 15 रुपए, इसके बाद ये प्राइस बढ़ते 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 सीधा आ गया है 45 रुपए। तो 15 से 45 मतलब 300% की ग्रोथ हुई है स्टील के प्राइसेस में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और दोस्तों हमें प्रोडक्शन डेटा को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये सारे जो भी फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं इनको पढ़े बिना भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टील के स्टॉक्स में, क्योंकि हमारे पास है स्टील का प्राइस। और स्टील का प्राइस अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमें सारी कहानी बता देगा। ये सारे जो भी डायनामिक्स होते हैं ना जो कि स्टील के प्राइस पे इम्पैक्ट डालते हैं वो सारी चीजें हमें प्राइस के अंदर दिख जाती हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप प्राइस पढ़ लेंगे ना तो उतना ही काफी होगा ये समझने के लिए कि हमें कब स्टील में इन्वेस्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस ग्राफ को देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यार अभी सही टाइम है स्टील में इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि स्टील के प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट। स्टील इकलौता ऐसा मेटल नहीं है जिसके प्राइसेस कोरोना वायरस के बाद एकदम से बढ़े हैं। अगर आप ओवरऑल पूरे मेटल्स को देखेंगे ना, पूरे मेटल्स की इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे हर एक मेटल का प्राइस बढ़ा है। अगर आप कॉपर को ले लें तो वो 3 टाइम्स बढ़ा है, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स बढ़ा है। तो यहाँ पे ओवरऑल पूरे मेटल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इस चीज को हम समझने के लिए एक और चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है निफ्टी मेटल का चार्ट और ये 1 मंथ चार्ट है। और आप देख सकते हैं कि 2012 से ये जो स्टील का सेक्टर है ना ये 4000 के लेवल के नीचे ही है, क्योंकि स्टील और सारे मेटल्स के प्राइसेस गिर रहे थे।
इसी वजह से पूरा सेक्टर जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, काफी ज्यादा नीचे जा रहा था। लेकिन जैसे ही सारे मेटल्स के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए ना, तो यहाँ पे जो निफ्टी मेटल का जो सेक्टर है ना ये भी ऊपर की तरफ जाने लगा, और 4000 का ये जो लेवल है ना ये अप्रैल 2021 में इसने ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों ये ब्रेकआउट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा दर्शा रहा है कि जो मेटल कंपनीज है ना वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, उनके शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है दोस्तों। और दोस्तों ये ब्रेकआउट टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है दोस्तों। और दोस्तों निफ्टी मेटल के अंदर हिंदुस्तान कॉपर, JSW स्टील, टाटा स्टील ऐसी कंपनीज ही हैं जो कि मेटल सेक्टर के अंदर घुसी हुई हैं, मेटल सेक्टर के अंदर ही काम करती हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, जो इंडेक्स है ये हमें बता रहा है कि पूरे मेटल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी है। और दोस्तों ऐसे टाइम में टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। तो यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना एकदम सही डिसीजन होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस लेवल पे करें, इस चीज को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमें अपना रिस्क कम से कम रखना है और ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बना के चलना है जहाँ पे हमारा रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझते हैं कि किस टाइप से हमें ऐसे साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है उसका करंट शेयर प्राइस अभी 1500 रुपए है, और ये स्टॉक एक टाइम पे 350 रुपए के आसपास का हुआ करता था। आज से 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और वहां से ये सीधा 5 टाइम्स हो चुका है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ना, जिसको मैं 50 दिन का मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को किस प्रकार से फॉलो किया है टाटा स्टील के स्टॉक ने। आप देख सकते हैं कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस टाइप के साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। तो दोस्तों सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपको क्या करना है कि जब स्टॉक इस रेड लाइन के पास आ जाए तब आपको बाय कर लेना है इस स्टॉक को। मतलब जब ये टाटा स्टील का स्टॉक रेड लाइन के पास आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, और उसके बाद जब ऊपर जाने लगे ना, तब आपको इस स्टॉक को बाय करना है और आपको तब तक होल्ड करना है जब तक ये स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, आपको एग्जिट कर देना है दोस्तों। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, एंटर आप तब करें जब 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगे, फिर उसको होल्ड करें जब तक वो अपना 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर देता। तो दोस्तों ये सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके इसमें बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है 50 दिन के मूविंग एवरेज से काफी दूर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बाइंग का एकदम सही समय नहीं आया है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, होल्ड कर रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड करके ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनने वाला है आगे चल के। तो ये था टाटा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये था आज का एनालिसिस टाटा स्टील के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ।